अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र प्रोग्राम यूथ पार्लियामेंट के साथ। आज यूथ पार्लियामेंट का यूथ कन्वेंशन 14 अगस्त के मौके पर हम पाकिस्तान के तमाम नौजवानों की जानिब से पाकिस्तान में और दुनिया में आप जहाँ भी हमें देख रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को बहुत चाहते हैं। क्या उम्मीद है हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, क्या नहीं है, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज का मौजू, आज की डिबेट है हमारा कल क्या आज से बेहतर होगा। अगर हमारे कल पे बात करनी है तो आज पर ही बात करनी होगी कि आज के क्या हालात हैं, पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के आज को किस तरह से देख रहे हैं। तीन बहुत ही मोहतरम गेस्ट हमारे साथ हैं। पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध शर्जील मेमन साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम। आज का ये प्रोग्राम यूथ पार्लियामेंट के साथ साथ यूथ अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इश्तराक से हो रहा है और यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध शुएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आज हम हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ैबिस में, और ज़ैबिस की मीडिया साइंसेज डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर फौजिया नईम साहब हमारे साथ हैं। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। और ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट हमारे साथ हैं। आप सब जो हैं पाकिस्तान का नाम जो है पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी रोशन करते हैं। ज़रा अपने लिए एक दफ़ा क्लैपिंग कर दें ज़ैबिस के लिए। यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स भी मौजूद हैं और वो भी आज सवाल उठाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जो डिबेट है क्या हमारा कल आज से बेहतर होगा, कुछ उम्मीद है या नहीं नौजवानों में, या आज के प्रोग्राम में देखते हैं। करारदाद पेश की जाएगी इस टॉपिक पे और करारदाद पेश करेंगे यूथ पार्लियामेंट के मेंबर अब्दुल्ला जमाल। जनाब सदर मोहतरम, एक वाक़ई की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हमारा कल आज से बेहतर है। 14 अगस्त 1947 वो दिन जिस दिन पाकिस्तान वजूद में आया। मैं बड़ा अजीब मंजर देखता हूँ कि हिंदुस्तान में लोग तैयार बैठे हैं कि अर्ज़े वतन पाकिस्तान में जाएंगे, वहाँ की मट्टी को हाथ में लेके चूमेंगे, वहाँ सजदा करेंगे। अली वकार पाकिस्तान मंजिल है। पर अली वकार, किसी को क्या मालूम था कि जब ट्रेन चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल होगी तो कितनी माएं अपने लख्ते जिगर खो चुकी होंगी, कितने भाइयों के सामने उनकी बहनों की अस्मत दरी की गई होगी, कितनी माओं के सामने उनके लाल को काट दिया गया होगा। पर अली वकार, अजीब मंजर है कि ट्रेन पाकिस्तान में दाखिल होती है, ट्रेन से खून के कतरे गिरते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद ट्रेन से लोग गिरे, चीखे, चिल्लाए, मातम करें, पर नहीं अली वकार, वो माँ जो अपने लख्ते जिगर को खो देती है, इस अर्ज़े वतन पाकिस्तान पर आके सजदा करती है कि ये मेरा वतन है, ये वतन पाकिस्तान है, अर्ज़े वतन पाकिस्तान है, पाक सर जमीन है। अली वकार, जब हाल की बात होती है, मुस्तकबिल की बात होती है, तो मुस्तकबिल की निशानदेही हाल से नहीं माजी से होती है। इसलिए हमारा कल आज से बेहतर होगा। इसकी बहुत सी तजावीज़ भी हैं, दलाइल भी हैं, हकाइक भी हैं, लेकिन एक चीज वादे करता चलूं कि ठीक है, आज 64 साल हो गए, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये पाकिस्तान है। अमेरिका को 100 साल लगे एटम बम बनाने में, इजराइल को लगे 80 साल एटम बम बनाने में, इंडिया हमारे सारे वसाइल ले उड़ा, ये पाकिस्तान वाला। तो क्या हुआ कि हमें हाल में बहुत से मसले मसाइल हैं। तो क्या हुआ जनाबे वाला कि बहुत सी नाउमीदी हैं। तो क्या हुआ जनाबे वाला कि जुल्म सितम है। तो क्या हुआ कि अवाम को खाने को नहीं मिलता जनाबे वाला। पर यह मायूसी की बात नहीं होती, क्योंकि जब जिंदा कौमें तरक्की करती हैं तो 64 साल तो कम, उनके लिए 100 साल भी कम होते हैं। और जनाबे वाला, हमारा कल आज से बेहतर होगा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये होगी, अगर बिलफर्ज इसकी मुखालफत की गई। ये रोस्टम है, इस रोस्टम के सामने एक तस्वीर है, ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर के सामने यहाँ के तालिब इल्म बैठे हैं। अगर इस जामिया में बैठ के ये बात की गई कि हमारा कल आज से बेहतर नहीं होगा, तो ये तालिब इल्मों की तजलील होगी, ये पाकिस्तान की तजलील होगी, मुस्तकबिल की तजलील होगी, पाकिस्तान की तजलील होगी। जाबे वाला, हमारा कल आज से बेहतर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आज जुमेरात है तो जुम्मा बेहतर होगा। इससे मुराद ये होता है कि हम नौजवान, कल से मुराद हमारा मुस्तकबिल, और जितनी कौमें आई
और शायद 3 दिन पहले मैं ये देख के मुझे यकीन हो गया कि वो कौमें जो उरूज पर थीं वो कल ज़वाल पजीर हो चुकी हैं, जहां पर लोगों को कुचल दिया गया है, आग लगा दी गई है। तो अली वकार जनाबे वाला, जरा सोचने की बात है कि जिनको उरूज था उनका ज़वाल है और जिनका ज़वाल था उन्हें उरूज होगा। हमारा कल आज से बेहतर होगा। शुक्रिया। आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने वोटिंग करनी है इस करारदाद की हिमायत में या मुखालफत में। यूथ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में स्टाइल ये होता है कि कायदे ऐवान जो है करारदाद पेश करते हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसकी मुखालफत, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो माइक फिर उसके बाद आपके दरमियान आएगा। करारदाद की मुखालफत करने यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगी यूथ पार्लियामेंट की मेंबर फातिमा इकबाल अंसारी। सदर अली वक़ार, कायदे ऐवान ने इस बाशऊर ऐवान में अपनी बेशऊरी का सबूत देते हुए करारदाद पेश की कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। मैं इसकी भरपूर मुखालफत करती हूँ। जनाबे वाला, लफ्ज़ कल और होगा कोई जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल की बात नहीं, बल्कि इससे मुराद है आने वाला वक्त, मौजूदा वक्त, हाल, आने वाला वक्त, मुस्तक़बिल। यहाँ पे कल और होगा से मुराद है हमारा आने वाला वक्त, और लफ्ज़ आज से मुराद है मौजूद। सदर अली वक़ार, अगर हम इस नुक्ते पर गौर करते हुए बात करें तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा हाल हमारे माजी का मुतय्यन करदा है। तो ठीक है जनाबे वाला, आइए माजी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। सदर अली वक़ार, कायदे आज़म की आँख बंद होते ही हमसे हैदराबाद दक्कन छीना गया, कश्मीर पर बर्छियाँ चलाई गईं, हमारा मशरिक़ी बाजू हमसे अलग कर दिया गया, आईने ज़िंदगी को पामाल किया गया, कभी जूतों तले कभी बूटों तले रौंदा गया, मसला गया, किसी ने बचाने के लिए लूटा और किसी ने लूटने के लिए इस मुल्क को बचाया। सदर अली वक़ार, आज इस ऐवान बाशऊर का हर शख्स इस बात की गवाही दे रहा है कि वो अपने मुस्तक़बिल की गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है कि उसका आज भी खतरे में है और कल भी, कि जिस मुल्क के अवाम रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और तालीम और अदल इंसाफ के लिए मारा फिरे, कि जहाँ पार्लियामेंट बाजीगरों, मदारियों, भांडों, लोटों और लुटेरों का जमघटा हो, जहाँ अदलिया इंसाफ बेचती हो, जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम करार देती हो, और ये मुल्क का मारा नौजवान मेरिट से महरूम कर दिया जाए कि टैलेंट किस दर को खटखटाए, जबकि हाल तो ये हो कि अंधे को रोइए और अपना दीदा खोइए, कि जहां बूढ़े माँ बाप की आशाएं और आरजुएं दम तोड़ दें, जवान बेटी की डिग्री बेवकत हो जाए, जिस मुल्क के गली और चौराहे पर नौजवानों का टेंशन, बेकारी और बेरोजगारी, राहगुजर पर डाके और चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ऐसे हालात में कोई किस तरह ये कह सकता है कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर होगा। सदर अली वक़ार, वहशी, जुनूनी, बात बात पर एक दूसरे को काट खाने वाले ये लोग क्या आने वाले बेहतर कल की नवीद हमें दे सकते हैं? कि अहले वतन सोचो तो जरा कि एक ऐसा आलम तारी है, कब रात ढली कब सुबह हुई, ये ख्वाब है या बेदारी है। इस गुलशन की बर्बादी में कुछ बर्क़ ग़िज़ा का हाथ नहीं, तुम जिसको समझते हो माली वो फूलों का व्यापारी है। शुक्रिया। शर्जील बेगम साहब आप यहाँ मौजूद हैं, आप ये बताएं कि क्या अपनी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ में ऐसा महसूस नहीं कर रहे कि दोबारा आ गए आप यहाँ आकर? महसूस बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कि जिस तरह के स्कूल्स में, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग पढ़े, उससे आज के स्कूल्स कॉलेज बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इस तरह के एयर कंडीशन ऑडिटोरियम्स या ये चीज़ें हमने सिर्फ ख्वाब में देखी थी और हकीकत में अब देख रहे हैं। जो आज आपका ख़ास तौर पे जो टॉपिक है, आने वाला कल जो आज से बेहतर होगा, जो मैं आज को देख रहा हूँ और मैं अपने कल को देख रहा हूँ, तो आज वैसे ही बहुत बेहतर है। तो वो फीलिंग बिल्कुल है। शर्जील मेमन साहब, आजकल सूबों की आवाज़ें उठाई जा रही हैं, ख़ासतौर पर पंजाब में सराइकी सूबा और हज़ारा सूबा, बावलपुर सूबा। आप क्या समझते हैं कि सूबे नए बनने से अगर कहीं से आवाज़ें उठ रही हैं तो क्या पाकिस्तान उससे मजबूत होगा या पाकिस्तान कमज़ोर होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सूबे जहाँ तक बनने की बात है तो इंतज़ामी तौर पर तो सूबे बिल्कुल बनने चाहिए।
और अगर हम लिसानी बुनियाद पर सूबों की बनने की बात करें तो वो फिर एक नई हवा देगी और जो कि हमारे फेडरेशन को कमज़ोर करेगी। ये जहाँ पे सराइकी सूबे की बात है तो आपको अगर ये देखना, इसकी हिस्ट्री देखें कि सराइकी या भावलपुर स्टेट कब से थी, पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले से भावलपुर स्टेट थी, फिर उसको फिर बाद में ज़म कर दिया गया और वहाँ का मुतालबा आज से नहीं है, बरसा बरस काफ़ी सालों से वहाँ का मुतालबा है कि वहाँ पे सराइकी सूबा चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अभी डिस्कशन में है और डिबेट भी इस पर चल रही है, लेकिन कोई फ़ाइनल नहीं हुआ। जहाँ तक अगर लैंग्वेजेस के बुनियाद पर सूबों की बात जिस तरह मेरे मौजूद दोस्त ने की, तो फिर वो लैंग्वेजेस के हिसाब से तो फिर बहुत ज़्यादा सूबे बन जाएंगे। फिर वो पाकिस्तान असल शक्ल में खुदा ना खास्ता नहीं रहेगा फिर, क्योंकि हर लैंग्वेज अलग है। अगर आप सिर्फ कराची की आप जिस तरह बात की तो कराची में भी जो है वो 50 किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बलूचिस्तान में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, फिर ब्रोही उठेंगे, जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं बर्मी वो बोलेंगे, वो हमारी लैंग्वेज अलग है। तो इस तरह सराइकी अगर वहाँ पे बेल्ट और सराइकी बेल्ट और जगहों पे भी है, तो लैंग्वेजेस या लसानी बुनियाद पर जो सूबों की बात है मेरे ख्याल से वो गैर मुनासिब है। हाँ, इंतज़ामी तौर पर सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। जहाँ तक आपने एक बात की कि कराची में पुलिस में या ट्रैफिक में मुकामी लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, मेरे ख्याल से ये आपको किसी ने शायद गलत फिगर्स दिए हैं। इस फिगर्स में शुएब सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से वो आपको मज़ीद बेहतर बता सकेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे अगर हमारे पास शुरू से ही एक जो हम जॉब्स का जो ख़ास तौर पर सिलसिला है गवर्नमेंट जॉब्स का, तो उसमें कोटा सिस्टम है जिसमें अर्बन रूरल की जो है वो चीज़ें उसमें डिवाइड किया गया। और उसमें अर्बन रूरल भी क्यों है उस पर भी मैं तफसीली बात कर सकता हूँ कि रूरल एरियाज़ में क्योंकि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत पुअर था, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। मेरी जब कॉन्स्टिट्यूंसी है वो थरपारकर है, थरपारकर में स्कूल्स का जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस किस्म की एजुकेशन मिलती है और उनको कॉलेजेस की क्या फैसिलिटीज़ हैं या यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ हैं, वो सारा एक अलग डिबेट है। तो उस हिसाब से जो है वो कोटा सिस्टम मुकर्रर किया गया था जिसमें रूरल और अर्बन की ये थी। तो मेरे ख्याल से ये जो आपकी बात है नौकरियों की, वो आपने रिकॉर्ड थोड़ा ठीक कर लें, वो इस तरह की बात नहीं है, एक मिसपरसेप्शन है। ये जो डिबेटर्स जिन्होंने आज यहाँ करारदाद पेश की, हमारा कल आज से बेहतर होगा, आप में से कुछ लोग इसकी मुखालफत में होंगे, कुछ फेवर में होंगे। मैं चाहूँगा कि आपको मौका दिया जाए और आप इजहार करें, आप क्या समझते हैं, आपके इजहार के मुताबिक जो है हमारा कल जो है बेहतर नज़र आ रहा है आपको? जी, इसी तरफ देंगे। मैं सर, जैसे आज का टॉपिक है और 14 अगस्त का दिन है, और मैं 14 अगस्त के दिन क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे था, आप उस वक्त पाकिस्तान की हालत देखें कि लोगों ने दरख्तों के नीचे बैठकर काम किया। मैं नौजवानों से बात करूंगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत की, कुर्बानियाँ दी, उसके बाद इस वतन को आज एटमी ताकत भी है, हमारे पास सब कुछ है, अपने रिसोर्सेज भी अपने पास हैं, हर चीज़ हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आज हम मायूसी कर लें और 1947 से और अपने आप को आज से कंपैरिजन करें तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, नौजवान नस्ल को, कि हमारी जो भी नौजवान नस्ल है उन्हें अपने अंदर एक होप लेके चलनी चाहिए। ये सवाल ये मायूसी जितनी भी है, ये मायूसी जितनी भी है, ये खत्म होनी चाहिए। आप बताएंगे जी प्लीज। हम आज तक 4 सूबों के मसले हल नहीं कर सके, हम और सूबे मजीद सूबे बनाते जाएंगे तो उसके मसले हल कौन करेगा? हम इंतजार करेंगे कि हमारा जो बंदा है वो हमारे मसले हल करे। ठीक है, मेरे ख्याल से जो पहला आपने जवाब दिया था उसमें आप कुछ देना चाहेंगे? वो जवाब उसमें आ चुका है। जहाँ तक 4 सूबों के मसले हल ना करने की बात नहीं है, उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए जो सराइकी सूबे की, जहाँ पे मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर जो है, क्योंकि वहाँ के शायद मसले हल नहीं हो रहे सराइकी बेल्ट के, तो इसलिए उन्होंने जो है एक डिमांड की। लेकिन ये अंडर डिबेट है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 100% जो ये बात है ये होनी चाहिए, लेकिन एक अंडर डिबेट है और अगर कोई जो वहाँ के लोकल लोग जो फैसला करते हैं तो वो होना चाहिए। बाकी आपके जो ख्यालात हैं पाकिस्तान के बारे में कि हमारा आने वाला कल बेहतर होगा, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहले तो मैं दोस्त ने जो मायूसी की बात की, मायूसी फैलाने के लिए कुछ अंसर हैं जो मुल्क का इमेज ख़राब करते हैं, जिनको वो नहीं करना चाहिए। अगर आप दुनिया में जो हम जिनको तरक्की याफ्ता ममालिक बोलते हैं, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स देख लें, वहाँ पे किस किस्म की रिपोर्टिंग होती है। वहाँ पे भी काफ़ी बदतर वाक़यात होते हैं, लेकिन वो इसलिए हाईलाइट नहीं किए जाते कि मुल्क का इमेज हम जो पेश कर रहे हैं वो कहीं पे ख़राब ना जाए। हमारे पास अफसोस के साथ ये है कि हर चीज़ को इतना एक्सप्लॉइट करवा कर ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में या
अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए चैनल जिस तरह के आजकल पॉलिसी चल रहे हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क हम सबका मुल्क है तो हम हैं और हमारी शनाख्त सिर्फ पाकिस्तानी है। इस सूरत हाल में जिस तरह के प्रोपेगेंडाज किए जाते हैं अपने ही इदारों के ख़िलाफ़, अपने ही सरबराह मुमलिकत के ख़िलाफ़, या जिस तरह की स्टोरी दी जाती हैं, ये दुनिया में कहीं और नहीं होता। तो हमें अपने आप में काफ़ी चीज़ें जो है अभी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया की आज़ादी एक रिसेंटली हुई है, तो अभी ये एक टाइम फ्रेम में जिसमें गुजर रहे हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, जिसमें वो खुद फिर एक टाइम पर रियलाइज़ करेंगे कि अब हमें इस एक्सटेंट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आज से 64 साल पहले लोगों ने जो कुर्बानियां दी और इस पाकिस्तान को हासिल किया, उन लोगों ने ये सोचकर कुर्बानियां दी थी कि हमारा कल बेहतर होगा। लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो अपनी इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर पाते कि ये था वो पाकिस्तान जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी थी। तो इस बात का कि इस 64 सालों में हमने क्या की, इस सवाल का आप बताएं, आपको नहीं लगता कि हमने कोई तरक्की हासिल की है? तरक्की इन 64 सालों में हमें जिस तरह की तरक्की हासिल करनी चाहिए थी, क्या एक ही दिन में 50 लाशें गिर जाएं, हुक्मरान खामोश तमाशाई बने रहें, अगयार आए, गैर मुल्की आए, जब चाहे ड्रोन हमले कर दे मासूम शहरियों पर, हम खामोश तमाशाई बने रहें। एबटाबाद का सानहा हमारे सामने है, नीवल में जो हुआ वो हमारे सामने है, हम सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए। उस वक्त तो फिर लोगों ने कुर्बानियां दी थी, अब तो लोग एक दूसरे के लिए हक के लिए बोलते भी नहीं है, डरते हैं कि मार दिए जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे लीडर्स हैं या अवाम है? अवाम भी है और लीडर्स भी हैं। लीडर्स को चुनने वाले अवाम है, लेकिन लीडर्स की जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारी वो लोग नहीं पूरी कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत एक अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि इस सवाल पे एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। जहाँ तक आपने ये कहा कि जिन हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान बनाया, आज अगर वो ज़िंदा होते तो शर्मिंदा होते। मैं ये समझता हूँ कि चैलेंजेस हर मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस दरपेश हुए हैं। हमें पहले तो इस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या वजह थी कि जो दूसरे ममालिक थे वो हमसे ज़्यादा निकल गए आगे और हम लोग काफ़ी चीज़ों में पीछे रह गए। सबसे बड़ी चीज़ थी जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली आमरीत का दौर था। डेमोक्रेसी को एक लिमिटेड टाइम दिया गया और आमरीत के दौर ने जो जो तोहफे हमें दिए, आज दिन तक हमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आमरीत की वजह से। जो ज़ियाउल हक का रजीम था 11 साल, उसमें इस मुल्क को क्लैशनकोफ कल्चर दिया गया, ड्रग्स दिए गए और ये जहादी दिए गए जिनको हम आज तक जो है वो संभाल रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं। अगर ज़ियाउल हक का वो टाइम किसी बेहतरी के लिए होता, खैर आमरीत को हम किसी सूरत में बेहतर नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई बेहतर काम करते मरहूम ज़ियाउल हक साहब, तो आज मुल्क को इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं मुल्क फेस कर रहा होता। उसके अलावा एक और बात मैं सर, आपने आमरीत की बात की, ठीक है, ये हम जमहूरी दौर देख रहे हैं। आमरीत में भी यही कुछ हो रहा था और जमहूरियत में भी यही कुछ हो रहा है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि अगर कोई मैस आप इतना बड़ा कर दें जिसको ठीक करने में भी टाइम लगे, तो फिर आप कसूरवार जो दूसरा आदमी बैठा उसको नहीं कह सकते। कसूर उसी का है जिसने ये मैस पैदा किया, जिसकी गलत पॉलिसीज थी। मैं काफ़ी चीज़ों की खुल के बात नहीं कर सकता डिटेल में जाकर, लेकिन आज जो यहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है, जो आपने कहा कि 50 लोग रोज़ मरते हैं, उस टारगेट किलिंग का जिम्मेदार भी अनफॉर्चुनेटली वही जनरल ज़ियाउल हक है, जितने इस हद तक असला कराची में दिया, जिसके दौर में यहाँ पर असला आया, ट्रांसफ़र हुआ, और आज वही असला जो है आम और गरीब मासूम लोगों पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमें नाउमीद ना होना चाहिए। हुकूमत जिस तरह इन चीज़ों को टैकल कर सकती है उस तरह टैकल कर रही है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इससे बेहतर पोजीशन में इन सिचुएशंस को नहीं टैकल किया जा सकता। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जिस तरह कराची के हालात हैं, कराची के हालात में टारगेट किलिंग खत्म करने के लिए हमारे पास और कौन सा रास्ता है सिवाय डायलॉग के? अगर हम डायलॉग नहीं करते और माजी की तरह कि यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे तो फिर यहाँ पे एक नई लहर शुरू हो जाएगी।